नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है। दक्षिण के उपचुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में दोनों ही दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम देख रहे हैं कि दोनों ही दलों में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कुल मिलाकर बैठक जब हो रही है तो उसका विषय सिर्फ यही है कि कौन सा उम्मीदवार ऐसा है जिसे इस सीट से उतारा जाए, क्योंकि कई बार चर्चा कर चुका हूं इस विषय पर मैं। ये विषय ऐसा बना हुआ है कि कुछ बातें निकल कर रोज आती हैं और हम इस पर बात करते हैं आप मेहमानों के साथ। आज भी कुछ विषय निकले हैं। अब ये भी कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जैसे हम कुछ बयान देख रहे थे, कुछ नेताओं से बात जब हो रही थी तो कह रहे थे कि कांग्रेस की ओर से यहाँ पैराशूट लैंडिंग की कोशिश है, मतलब यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति बन सकती है, वो कह रहे थे। मैंने पूछा आपकी ओर से पैराशूट लैंडिंग होगी जैसे आप कह रहे हैं, मतलब बाहर से कोई आएगा प्रत्याशी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमारे यहाँ बैठकों का दौर चल रहा है। देखिए, कुल मिलाकर मैं कहूँ, एक जो बात दोहराता हूँ मैं, बात यही है कि एक और भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी विरासत बचाना है, ये बड़ी चुनौती है। अपनी वो सीट बचानी है, अवैध किला अपना बचाना है। दूसरी ओर कांग्रेस यहाँ अवसर तलाश रही है। तलाश कैसे रही है? जब बृजमोहन अग्रवाल मुकाबले में नहीं है, मतलब वो जो अजय योद्धा थे, जब इस चुनावी रण में नहीं है, चुनावी समर में नहीं है, तब यहाँ पर कांग्रेस एक अवसर देख रही है, इसे अवसर के रूप में देख रही है। तो कुछ विषय ऐसे आ गए हैं जिस पर कि आप सभी से मैं चर्चा कर लेता हूं। पहले परिचय करवा दूं, जो आप सभी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं मेरे साथ। अमरजीत छाबड़ा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अमरजीत जी, स्वागत है। अभिमन्यु मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभिमन्यु जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ बलवीर बराज जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये भी बताएंगे कि कैसे क्या समीकरण बन रहे हैं, कैसे साधने की कोशिश की जा रही है। अमरजीत जी, ये विषय जो निकल कर आया है, जब मैं देख रहा था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस ने पैराशूट लैंडिंग की, जहां जहां कोशिश की असफल रही। मतलब मुझे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव का वो जिक्र कर रहे थे, लोकसभा चुनाव की शायद चर्चा कर रहे थे, और यहाँ भी वो स्थिति बनती दिखाई दे रही है। क्योंकि पहले भी हमने एक बार चर्चा की थी तो उस समय बाहर से बहुत से ऐसे नेता थे जिन्होंने दावेदारी की थी। बाहर से नहीं, मैं एग्जैक्ट बता दूं, राजनांदगांव से और उस आसपास के क्षेत्र से। और उसमें एक बड़ी बात कही गई थी, ये कहा गया था कि जब वो चुनाव यहाँ से लड़ सकते हैं, उनके जो बाहर के नेता हैं यहाँ से राजनांदगांव से चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस के, तो हम दक्षिण से क्यों नहीं। ठीक है, बयान भी आया था कि अवसर सभी के लिए है, आलाकमान निर्णय करेगा। लेकिन परेशानी क्या है? पैराशूट लैंडिंग हो, यहाँ का नेता लड़े, आपको तो अपने उम्मीदवार के साथ मैदान में जाना है। इससे फर्क पड़ना है क्या कोई बाहर से अगर आता है तो? अमरजीत जी। हेलो जी अमरजीत जी। जी जी, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला विषय नहीं है, क्योंकि ये दक्षिण विधानसभा की जो सीट है भारतीय जनता पार्टी की अजय सीट रही है। चाहे मैं अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करूं या विभाजन के पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद से लेकर अब तक की बात करूं, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ विजय हासिल की और विजय का आंकड़ा भी आप देखेंगे तो हर चुनाव के बाद बढ़ता रहा है। कांग्रेस को यहाँ पर अपनी जमानत बचानी भी मुश्किल होगी। तो कांग्रेस के लिए जो विषय है वो कांग्रेस उसमें चिंता करे। भारतीय जनता पार्टी लगातार दक्षिण विधानसभा में एक बार नहीं 8 बार चुनाव जीत चुकी है। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमारे जो जीत का आंकड़ा है वो हर चुनाव में बढ़ता रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का अपना स्वयं का एक मजबूत संगठन है। हम लगातार जनता के बीच में जाकर काम कर रहे हैं। डबल इंजन की हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार है, और जिनके कार्यकाल में 9 महीनों में लगातार हमने जितनी घोषणाएं की थी, लगभग सभी घोषणाओं में खरा उतरने का काम किया है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ यहाँ मिल रहा है, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और तो मैं कहना चाहूंगा कि चाहे मतारी बंधन योजना की बात करूं और इसके साथ ही पीएससी घोटालों को लेकर जो कांग्रेस ने एक युवाओं को छलने का काम किया था, उसमें सीबीआई जांच बैठाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। किसानों को 2 साल जो पुराना बोनस रुका हुआ था वो देने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं जो कांग्रेस ने
जो यहाँ के लोगों को, हितग्राहियों को जो आवाज देना था, 5 साल उसने एक सांप के फन की तरह उस पर अपना फन डाल के रखा था और जो आवाज से लोगों को वंचित किया था। तो हमारी सरकार जैसी छत्तीसगढ़ में इस बार आई है, हमने आते ही सबसे पहले आवाजहीनों को आवाज दिलाने का भी काम किया, जिसमें हमारा काम आरंभ हो चुका है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं भी किसी भी स्थिति में मैदान में नहीं है। निश्चित ही कि चुनाव लड़ना है, इसलिए चुनाव में उनके प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से और 9वीं बार इस विधानसभा में फिर से जीत हासिल करेगी। अभिमन्यु जी कह रहे हैं जमानत बचा लीजिए, उसकी तैयारी कर लीजिए। दूसरी बात बताइएगा, ठीक है राजनीतिक बयान तो ऐसे ही होते हैं, कटाक्ष ऐसे ही होते हैं, आप भी ऐसा ही करेंगे कुछ, मतलब प्रवक्ताओं को मैंने देखा है, रोज ही बैठता हूँ लगभग साथ में, तो सच्चाई लेकिन बताइएगा। दूसरी बात जो हो रही है पैराशूट लैंडिंग की, तो ये कहा जा रहा है, हम कांग्रेस के भीतर भी देखते थे, कांग्रेस के भीतर भी ये आवाज़ तब उठती थी कि पैराशूट लैंडिंग आपने जहाँ जहाँ की लोकसभा में, वहाँ असफलता आपके हाथ लगी। बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। तो क्या ये प्रयोग यहाँ भी दोहराया जाएगा या फिर कोई स्थानीय नेता होगा? बड़े दावेदार हैं सर स्थानीय स्तर पर भी, उन्हें मौका मिलेगा। क्या देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? भीतर खाने की सूचना आपको होती है? जी संजय जी नमस्कार। जी नमस्कार। अमरजीत जी को भी मेरा नमस्कार और बलबीर जी को भी मेरा नमस्कार। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है दक्षिण का, और जैसा कि अभी अमरजीत जी कह रहे थे कि जमानत बचाना मुश्किल होगा, और मैं कहता हूं कि यही उनको और कॉन्फिडेंस जो है भारतीय जनता पार्टी का उनको लेके डूबने वाला है इस बार इस दक्षिण चुनाव में। वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ रहा है, अभेद खिला रहा है, तो थोड़ा सा उनको मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, जहां तक कि मुझे लगता है बृजमोहन अग्रवाल जी का व्यक्तिगत गढ़। अच्छा। उनके संबंध, उनके कार्यकर्ताओं से, वहां की जनता से उनका जो डायरेक्ट संपर्क है वो किसी से छुपा नहीं है। बहुत पुराने नेता है, 35-40 साल की राजनीति मैं आऊंगा अमरजीत जी, बचपन में तब से देखते आ रहे हैं। वो कहीं किसी अतिशोक्ति की बात नहीं है, या कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता कि बृजमोहन अग्रवाल जी की अपनी एक बहुत बड़ी वहां पे छवि है और एक प्रभाव जी। लेकिन जैसे कि कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का वहां पे मैनेजमेंट है और बूथ मैनेजमेंट की बातें हैं, तो ये सब साफ कोरा झूठ है। आप देखेंगे वहां पे 19 पार्षद की सीटें हैं दक्षिण विधानसभा में, और उसमें से 11 हमारे कांग्रेस के पास हैं, 7 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो हम काफी आगे हैं उनसे इस मामले में वहां पे। और ये सिर्फ इस बार भी नहीं, अभी चुनाव होंगे, ये पिछले चुनाव भी ये स्थिति थी, उसके पहले चुनाव भी ये स्थिति थी। तो आप कहीं से कहीं तक नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी वहां पे कमजोर है या ऐसी कोई भी स्थिति है कि जमानत जब्त होने वाली थी। उसके बाद जो चुनाव की बात आती है, मुझे ऐसा लगता है कि अभिमन्यु जी जवाब दीजिएगा। मैं एक बात जोड़ रहा हूं, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल की वो जीत होती थी, उनका प्रभाव होता था, आप ये कह रहे हैं। मैंने जो डिबेट की शुरुआत की, चर्चा की शुरुआत की, तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि कांग्रेस इसे अवसर के रूप में देख रही है। क्यों? क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल मुकाबले में नहीं है। बड़ा अवसर मानते हैं क्या इसे? इस सीट पर जीत का ये सुनहरा अवसर मानते हैं, जब बृजमोहन आप खुद बता रहे हैं कि उनका इतना प्रभाव था, अपने प्रभाव से भी जीतते थे। अभिमन्यु जी देखिए, कांग्रेस पार्टी जब जब चुनाव लड़ती है जीत के लिए ही लड़ती है। हमने पिछले 7 चुनाव जो बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ जितने प्रत्याशी उतारे, तो हमने पूरी मेहनत की। वो हम जीत न सके वो और बात है, लेकिन जीत की कोशिश हमारी हमेशा रहती है। और बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, इस बार का चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आसान ये दक्षिण का चुनाव नहीं रहने वाला। चाहे आप विधानसभा की बात करें, उसमें इन्होंने लोग लुभावने वादे किए, 500 रुपए सिलेंडर का वादा किया, जो अभी तक पूरा नहीं किया। मन्यु जी सर अनुरोध, अवसर देखते हैं जब बृजमोहन मुकाबले में नहीं, अवसर देखते हैं या अवसर है? मैंने वही कहा, हम हर चुनाव को अवसर की तरह देखते हैं। नहीं सर, मैं आप कह रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल का इतना यहाँ पर प्रभाव था, वो अकेले अपने दम पर चुनाव जीता करते थे, ये बीजेपी का गढ़ नहीं था। तो ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व जब आपके मुकाबले में नहीं है, कोई और प्रतिस्पर्धी आपके साथ होगा, तो क्या ये अवसर है आपके लिए बड़ा सुनहरा? बिल्कुल, देखिए इसका फायदा हमें मिलने वाला है, क्योंकि आप स्वयं देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी में एक जो प्रत्याशियों का घड़ा ही ऐसा है जो टिकट के लिए मांग तो एक तरह से कर रहे हैं, लेकिन डर भी अंदर अंदर रहे कि कहीं बृजमोहन जी न निपटा दे। तो एक बार एक तरह की बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ऊपर ये प्रेशर भी है कि उनकी पसंद के प्रत्याशी को उनको टिकट देना पड़े, तब जाके वो उनके साथ प्रचार करेंगे। लेकिन अगर ये सोच रहे हैं किसी प्रत्याशी को प्रचार करा के डोर टू डोर बृजमोहन जी ले जाएंगे और उनको वोट दिलवा देंगे, तो ये मुश्किल है, क्योंकि अगर ये होता तो उनके पार्षद भी
उनके नगरीय निकाय में ऐसी परफॉर्मेंस वहां पे भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती, क्योंकि सीधी सी बात है, स्थानीय विधायक थे, पार्षदों के लिए भी वो प्रचार तो करते ही होंगे। तो पार्टी की स्थिति वहां पे ऐसी नहीं है। बहुत टक्कर का चुनाव होने वाला है। हम ओवर कॉन्फिडेंस में तो बिल्कुल नहीं है कि अमरजीत जी जैसा कह रहे थे कि जमानत जब्त होगी। हम ये नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है। बिल्कुल हम कड़ा मुकाबला देंगे और सीट जीतने वाली है कांग्रेस पार्टी, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आपने प्रत्याशी का भी नाम पूछा, बिल्कुल हमारे राजनांदगांव से तो मैं स्वयं रहने वाला हूँ, यहाँ से भी लोगों ने दावेदारी की है, दुर्ग से भी दावेदारी की है। बिल्कुल सबको खुली छूट है दावेदारी करने की, लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी जी। तो ऐसा नहीं है सबको दावेदारी करेंगे, लेकिन जो आला कमान फैसला लेगी, आखिरी फैसला वो ही सर्वमान्य होगा और सब उनके लिए जो है अपना जी जान से उस चुनाव को लड़ेंगे। और जो 9 महीने का इनका कुशासन रहा है, जिन मोर्चों पे सरकार फेल रही है, ये सब मुद्दे भी हमारे पक्ष में जाने वाले हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सरकार को 9 महीने काम करते जो देखा है, हमें ऐसा लगता है कि जनता कहीं से कहीं तक सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। चाहे आप कवर्धा का मामला लें, लड़की को, एक छोटी बच्ची को धमकाते हुए पाए गए वो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, उसके बाद बड़ा शर्मनाक बयान देते हुए लड़की के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उसने पब्लिक के सामने बात करी या फिर कांग्रेस के वालों के सामने क्यों बात करी। देखिए, तो इस तरह की चीजें हैं। बलौदाबाजार की बड़ी घटना है, उसका मुद्दा भी हम लेकर के जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की जो बात है वो तो स्वयं इनके विधायक ही रायपुर के कहते हैं, पुरंदर मिश्रा जी, की यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत खराब है, मरीन ड्राइव में चाकू चल रहा है, बड़े रायपुर में लगातार बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही, तो ये सब मुद्दे होंगे। ठीक है। और उसके अलावा क्योंकि उपचुनाव है तो बहुत सारे मुद्दे और भी आते हैं। प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सरकार में है, तो उनका प्रत्याशी जो भी होगा उसकी सरकार में क्या स्थिति होगी, ये सारे मुद्दे आएंगे जी। तो हम इसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल प्रत्याशी का भी जो आपको है वो मेरे ख्याल से 20 तारीख को हम कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, उसके बाद प्रत्याशी को। ठीक है, अमरजीत जी संक्षेप में बताइएगा। अमरजीत जी संक्षेप में, बलबीर जी के पास जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा। अभिमन्यु जी ने एक दो विषय उठाया। इन्होंने बलौदाबाजार की घटना को उल्लेख किया, कवर्धा की घटना को उल्लेख किया और सूरजपुर की घटना को इन्होंने भुला दिया, क्योंकि वहां एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष और उनके एनएसयूआई के साथी किस तरह से उन्होंने नृशंस हत्या की, माँ बेटी की नृशंस हत्या की, ये किसी से छुपा नहीं और उनको केंद्रीय नेतृत्व, उनका जो संगठन है उनको निष्कासित करना पड़ा। तो ये स्थिति कांग्रेस की है। बलौदाबाजार की घटना को उल्लेख करें, इनके विधायक बलौदाबाजार वाली घटना में जेल के अंदर है, जमानतें उनकी लगातार खारिज हो रही। सूरजपुर में जिस तरह से सूरजपुर की घटना में जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने छोटी बच्ची का नाम लेकर जिस तरह से उनका उपयोग किया है, मुझे लगता है बहुत शर्मसार है। कांग्रेस बहुत निचले स्तर की राजनीति पर आ चुकी है। अभिमन्यु जी के एक दो विषय को और रखना चाहूंगा, बस संक्षेप में रखूंगा, तो मुझे थोड़ा अवसर दीजिएगा। इन्होंने एक शब्द एक अवसर की बात कही, फिर दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि हमको लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि इनको ध्यान होना चाहिए कि बृजमोहन अग्रवाल जी रायपुर लोकसभा के सांसद हैं और एक विधानसभा उस लोकसभा में भी आता है। इनके पास तो अकाल पड़ गया है कि दक्षिण से कौन चुनाव लड़ेगा, इसलिए इनके लिए दूर राजनांदगांव से नाम आ रहे हैं। इनके पास खुद के रायपुर में लड़ने वाले नेताओं की कमी पड़ चुकी है और यही वजह है कि इनको बाहर से आयातित करके पैराशूट लैंडिंग करके नेताओं को बुलाना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस को आत्मचिंतन मनन की आवश्यकता है कि लगातार हार के कारण, लोकसभा की बात करूं, विधानसभा चुनाव की बात करूं, ये नगरीय निकाय का उल्लेख कर रहे थे। नगरीय निकाय चुनाव के समय भूपेश बघेल जी की सरकार थी, किस तरह से उन्होंने यहाँ पर महापौर को बैठाया और किस तरह से पार्षदों को इन्होंने जितवा कर लाया था, ये कहीं किसी से छुपा नहीं है। तो जो सरकार भूपेश बघेल की थी उसकी करनी का फल आज यहाँ पर कांग्रेस भुगत रही है। लौटता हूं बलबीर जी से, आप पास आता हूं, आप जवाब तैयार रखिएगा। अभिमन्यु जी जो कह रहे थे जवाब तैयार रखिएगा। बलबीर जी, एक जो विषय जो कह रहे हैं अभिमन्यु जी, जो कह रहे हैं, जो मैं पहले भी चर्चा कर रहा था, तो ये विषय निकल कर आता है। देखिए, जब भी चुनाव की बात होती है, दक्षिण की बात होती है, तब मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं वहां पर बृजमोहन अग्रवाल, उनका नाम आ जाता है, उनका व्यक्तित्व सामने आके खड़ा हो जाता है, उनकी जो ऐतिहासिक जीतें होती हैं, कुल मिलाकर एक कुशल रणनीतिकार के रूप में उन्हें पहचाना जाता है। जब भी यहाँ के चुनाव की बात होती है, कुल मिलाकर वो हमेशा परिदृश्य में बने रहते हैं। अब जब ये कहा जा रहा है, जैसा कांग्रेस बार बार कह रही है, मैं देखता हूँ हर बार कहती है लगभग, कि बृजमोहन अग्रवाल का ये व्यक्तिगत प्रभाव था, ये पार्टी का प्रभाव नहीं था, इससे कितना सहमत होते हैं या मानते हैं कि पार्टी ही होती है जो नेता बनाती है? क्या मानते हैं? बिल्कुल संजय जी ठीक बोल रहे हो आप। एक्चुअल में ये होता है कि बृजमोहन अग्रवाल वाकई में बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, लेकिन व्यक्तित्व बना कहाँ से है, उसकी जड़ें कहाँ से हैं, ये देखना जरूरी है। तो जड़ें तो भाजपा में है, क्योंकि शुरू से ही वो भाजपा में रहे हैं और भाजपा का जो एक अपना एक जो तौर तरीका है उसको उन्होंने बहुत तरीके से एब्जॉर्ब किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र नेतागिरी से वो जुड़े हुए हैं
और हर तरीके के लोगों के साथ उनका संपर्क है और ये संपर्क वो जीवंत बनाए रखते हैं। आप देखिएगा बृजमोहन अग्रवाल के क्षेत्र में कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको बृजमोहन अग्रवाल व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बृजमोहन अग्रवाल के साथ प्लस पॉइंट है कि उनके क्षेत्र के लोग उनसे बहुत ज्यादा वाकिफ हैं और जब बृजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ते हैं तो वो कांग्रेस के लोग हों या किसी भी पार्टी के हों, वो वोट बृजमोहन अग्रवाल को देते हैं। ठीक है, ये खाते में तो भाजपा के ही जाता है क्योंकि जब वो चुनाव जीत के आते हैं तो वो भाजपा के खाते को बढ़ाते हैं। तो इससे दो राय नहीं रखी जा सकती कि बृजमोहन अग्रवाल अपने आप में बहुत बड़ा नाम है और यहाँ नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में नाम है। और जब जब ऐसे उपचुनाव होते हैं या कहीं ऐसी जिम्मेदारी दी जानी होती है तो बृजमोहन अग्रवाल को ही की तरफ देखा जाता है कि आप वहां जाइए और आप चुनाव जीता कर लाइए। संचालन की जिम्मेदारी उनकी होती है। हाँ बिल्कुल, तो उनका जो मैनेजमेंट है आप उससे इनकार नहीं कर सकते। जो उनकी राजनीतिक सूझबूझ है और जिस तरीके से वो लोगों को अपनी ओर लेके आते हैं वो चुनावी मैनेजमेंट में उनसे बड़ा, मतलब आप चाणक्य अगर बोलना चाहते हो छत्तीसगढ़ का तो बृजमोहन अग्रवाल को आप राजनीति का चाणक्य बोल सकते हो। उन्होंने हर बार इसको प्रूव करके दिखाया है। ठीक है, और मन्नू जी कह लीजिए। कह रहा था कि बलौदा बाजार की घटना में जो अमरजीत जी ने देवेंद्र यादव जी का नाम लिया तो हमारे तो एक नेता वहां मौजूद थे, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, वो भी दर्शक दीर्घा में बैठे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे जिन्होंने ज्ञापन दिया अपने लेटर पैड में लिख करके, जिन्होंने पंडाल लगवाया, जिन्होंने वहां पे 10,000 लोगों के खाने की व्यवस्था की। उस भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम है सनम जांगड़े, जो वहां के जिलाध्यक्ष भी हैं। उसके अलावा जिला पंचायत के सदस्य भी मौजूद थे। तो ऐसा भेदभाव क्यों कि अगर वहां मौजूद सारे राजनीतिक लोगों को अगर पुलिस के नोटिस देना था तो ऐसा भेदभाव क्यों किया गया कि सिर्फ 200, 250 सत्तामी समाज के लोगों को अंदर डाल दिया गया, देवेंद्र यादव जी को अंदर डाल दिया गया। पूरा मामला जो है उसका दोषारोपण कांग्रेस और सत्तामी समाज के ऊपर ही करने की कोशिश की गई। उसके अलावा जो अभी बात कर रहे थे दक्षिण नहीं, ये पूछ रहे थे अमरजीत जी, ये भी पूछ रहे थे कि सूरजपुर की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी जोड़ लेते साथ में, प्रदेश में ही तो घटना हुई है। बिल्कुल, प्रदेश में घटना हुई है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। वो लोग कहाँ से थे, किससे जुड़े थे, उनको सजा आप दिलवाइए ना। लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर ही ना कहा जाएगा। घटना दुर्घटना एक अगर हो गई तो उसमें अगर कांग्रेस के किसी व्यक्ति का नाम या किसी कार्यकर्ता का नाम जुड़ गया तो ये लोग खुशी से उछलने लगते हैं। ये क्या खुशी मनाने वाली बात है क्या कि ये दुर्घटना हो गई और कांग्रेसी ने की तो हम बहुत खुश हो गए? आपके प्रदेश में दुर्घटना हुई है, आप यहाँ की सरकार में बैठे हुए हैं, दुर्घटना की जिम्मेदारी तो आपको लेनी होगी कि ऐसी चूक हुई कैसे। और ये बहुत बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं है। और लगातार ऐसे मामले हम देख रहे हैं। हमने साहू समाज के 137 लोगों के ऊपर जो FIR दर्ज कराई वो भी देखा, 200 से ऊपर सतनामी समाज के लोगों को जो जेल में डाला वो भी देखा, लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देखी, और भी चीजें हैं जो लगातार प्रदेश में ठीक से नहीं हो रही। आज किसान भी परेशान, 14-15 तारीख से इन्होंने धान खरीदी का फैसला ले लिया है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं ये हमारे फेवर में जाने वाले हैं इस चुनाव में जो है। और इस चुनाव में एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 9-10 महीने के कुशासन का इनको आईना दिखाने का काम पब्लिक करने वाली है। और जैसा इफेक्ट की बात कर रहे थे, अमरजीत जी कह रहे थे कि वो सांसद हैं और सांसद में भी एक विधानसभा आती है, तो बिल्कुल मैं उसी चीज का जो एग्जाम्पल दे रहा था, जो विधायक भी थे, उसके बाद वहां नगरीय निकाय भी होते थे, फिर भी वो अपने 6-7 से ज्यादा पार्षद नहीं जिता पाते थे। तो बात वही यहाँ आके रुकती है। आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहें, हमको कोई दिक्कत नहीं, आपको यही ओवर कॉन्फिडेंस हमारे काम आएगा। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप 10 महीने में देख लीजिए, चाहे इनके नेता हो, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे कोई भी गलती सरकार की तरफ से होती है, ये लोग कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हैं। तो ये भी जनता देख रही है कि ये लोग अपनी जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ कांग्रेस को कोस के ये लोगों ने 1 साल तो निकाल लिया, लेकिन क्या पूरे 5 साल निकाल पाएंगे? तो ये सब संभव नहीं। जनता ये बोल रहे थे कि बाहर के प्रत्याशी आ रहे हैं, हमारे पास प्रत्याशी नहीं। देखिए, बाहर से ज्यादा हमारे पास प्रत्याशी रायपुर में है और सब एक से बढ़ के एक प्रत्याशी यहाँ आप देखेंगे। प्रमोद दुबे जी का भी नाम चल रहा है, आकाश शर्मा जी युवा नेता है, उनका भी नाम चल रहा है, कन्हैया अग्रवाल जी का भी नाम चल रहा है, और राजेश शर्मा जी, ज्ञानेश शर्मा जी का भी नाम चल रहा है। तो हमारे पास तो योग्य प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है। इनमें से एक प्रत्याशी चुना जाएगा और बिल्कुल हम 100% ये सीट अपनी संघर्ष से, अपनी मेहनत से जीत के निकाल के इस पर दिखाने वाले। अमरजीत जी वो तो बातें बता रहे हैं, समीकरण बता रहे हैं कि कांग्रेस के पार्षद कितने दक्षिण में, कितने उनके होते थे, कितने आपके होते थे। कुल मिलाकर ये साबित करना चाह रहे हैं मन्नू जी जो बता रहे हैं, जैसा उन्होंने पहले कहा कि व्यक्तिगत प्रभाव है वहाँ साहब बृजमोहन अग्रवाल जी का, पार्टी का नहीं, ऐसा कह रहे हैं मन्नू जी। वही साबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं।
अभिमन्यु जी जो विषय ला रहे हैं उनमें साफ झलक रहा है कि उनको सिर्फ एक छोटा सा अवसर दिख रहा है कि बृजमोहन जी प्रत्याशी नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस के पास या अभिमन्यु जी के पास कोई भी तर्क नहीं है जीत का। इनको सिर्फ यह लग रहा है कि एक कैंडिडेट यहाँ से अब हट गए इसलिए हम जीत जाएंगे, लेकिन इनको ना अपने संगठन पर भरोसा है, ना अपने लोगों पर भरोसा है, ना प्रत्याशी पर भरोसा। ये सिर्फ अवसर की तलाश कर रहे हैं और मुझे लगता है अवसर इनको नहीं मिलेगा। इन्होंने बार बार ओवर कॉन्फिडेंस शब्द का उपयोग किया। ये हमारा आत्मविश्वास है, ये आत्मविश्वास हमारा एक विधानसभा चुनाव में नहीं बना है, ये आत्मविश्वास हमारा लगातार 8-8 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बना है। और जिस तरह से बलबीर जी ने विषय का उल्लेख किया कि बृजमोहन जी जीतते तो भारतीय जनता पार्टी जीतती है। कमल फूल चुनाव चिन्ह लोगों के मन में रच बस गया है। पिछले लगातार 7-8 चुनाव से वहां की जनता ने कमल चुनाव चिन्ह पर अपना मोहर लगाया है। उनको आज भी जब वो दक्षिण विधानसभा के जो मतदाता है वो जब बूथ में जाते हैं तो उनको एक ही सिंबल दिखता है, कमल चुनाव चिन्ह, और वो कमल चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाते हैं और इस बार भी कमल चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाएंगे। एक विषय में लेना चाहूंगा अभिमन्यु जी का जो इन्होंने बलौदाबाजार की घटना जल्दी कह लीजिए, अभिमन्यु जी से भी मैं संक्षेप में कमेंट ले लूं, कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी आप कह लीजिए अमर जी। मैं कर रहा हूँ, बलौदाबाजार की घटना में देवेंद्र यादव के सतनामी समाज के नेता है। सनम जागरे जी सतनामी समाज के नेता थे। देवेंद्र यादव का उस समाज से लेना देना नहीं, उस विधानसभा से लेना देना नहीं, उस लोकसभा से लेना देना नहीं, लेकिन दुर्ग से वो आयतित करके बहुत सारे लोगों को लेकर गए थे। सारे चेहरे वहां पर दिखे हैं। तो एक सुनियोजित षड्यंत्र था, एक टूल किट है कांग्रेस का, जो कहीं ना कहीं 9 महीने में सरकार को बदनाम करने की साजिश करना शुरू की है। और वही घटना सूरजपुर में भी हुई। इन्हीं के जिलाध्यक्ष 2022 में उनको कहते हैं कि इसकी नियुक्ति मत कीजिए, ये कोयला घोटाले का आरोपी है, ये शराब माफिया है, और उसके बाद उनको ये एनएसआई का जिलाध्यक्ष बनाते हैं और वही व्यक्ति बाद में दोषी पाया जाता है। तो साहब आपके हाथ रंगे हुए हैं और ये स्पष्ट जनता के बीच में आ चुका है। तो इस तरह से बचाव करने की मुद्रा में मत आइए। ये जो जितने चेहरे आज जेल के शिक्षों के पीछे हैं और जिनकी जमानतें रद्द हो रही, न्यायपालिका पर भरोसा कीजिए, कम से कम उस पर तो भरोसा कीजिए कि देवेंद्र यादव की बार बार जमानतें क्यों खारिज हो रही है। देवेंद्र यादव भी उस घटना में लिप्त थे, इसलिए उनकी एक बार भी कई बार जमानत खारिज हो चुकी है। तो बलौदाबाजार की घटना हो चाहे सूरजपुर की घटना हो, प्रदेश की जनता ने देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने का काम कांग्रेस कहीं ना कहीं किसी रूप में करती आ रही है और दक्षिण विधानसभा चुनाव में निश्चित हमारी जीत होगी। अभिमन्यु जी बहुत संक्षेप में। जी मेरी थोड़ी सी आवाज उनकी मेरे तक पहुंच नहीं पाई, लेकिन जितना मैंने सुना जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि दक्षिण की जो जनता है उनमें इस बात का भी आक्रोश है कि आपने उनसे विधायक छीना है, आपने उनको विधानसभा चुनाव लड़वाया, उसके बाद उनको मंत्री भी बनाया, और अगर उनको लोकसभा लड़वाना था तो मंत्री क्यों बनाया, और उसके बाद मंत्री बनाने के बाद भी लोकसभा की टिकट भी ऐसी थी कि उनको खुद नहीं मालूम। उनकी माताजी की 13वीं उस समय हुई नहीं थी, उसके बीच में उनका एक खबर आई कि उनको टिकट मिल चुकी है। तो इस प्रकार का जो व्यवहार उनके साथ किया गया है ये भी जनता देख रही है। तो इस बात का भी जनता वहां जवाब देने को तैयार बैठी है। तो भारतीय जनता पार्टी जो उत्साह समझ रहे हैं अपना, उसको कॉन्फिडेंस समझ रहे हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और देवेंद्र यादव जी का नाम वो ले रहे थे तो मैं तो उनसे नाम पूछ के बताया ना, 3-4 नेता 5 नेता उनके मौजूद थे, उनको क्यों नहीं नोटिस गया, उनको क्यों नहीं बुलाया गया पुलिस द्वारा, या उनसे क्यों नहीं पूछताछ की गई, जबकि उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था। यहाँ सीधे तौर पे दिख रहा है उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था। तो फिर से केवल कांग्रेस के लोगों को टारगेट करने की कोशिश क्यों की जा रही है, कांग्रेस के मंत्रियों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो वही सबसे बड़ा सवाल वही है कि बृजमोहन अग्रवाल जी जो बड़े नेता थे, मंत्री बनते थे लगातार। ठीक है अभिमन्यु जी, आप कह रहे हैं, आप थोड़ा सा, मैं आपसे एक थोड़ा हाइपोथेटिकल एक सवाल कर लेता हूं, आपसे एक काल्पनिक सवाल कर लेता हूं, लेकिन ये जानना जरूरी है क्योंकि आपकी भावनाएं उस रूप में मैं देख पा रहा हूं। आपने कहा कि उनसे मतलब दक्षिण की जनता से उनसे उनका विधायक छीना गया, उनसे उनका मंत्री छीना गया, मतलब आप जन भावनाओं की बात कर रहे हैं। तो सर अगर जन भावनाएं ऐसी हैं तो लोकतंत्र में तो जन भावनाएं ही सर्वोपरि होती हैं। एक काल्पनिक सवाल है कि मान लीजिए बृजमोहन अग्रवाल को ही टिकट दी जाती है तो जन भावनाओं का सम्मान करते हुए क्या आप कैंडिडेट नहीं उतारेंगे? बिल्कुल कैंडिडेट उतारेंगे। कैंडिडेट क्यों नहीं उतारेंगे? चुनाव लड़ने का हक सबको है। उसके नहीं, जन भावनाओं का सम्मान तो फिर से चुनाव होके हो ही जाएगा ना। अगर मान लो हमको हार देती है तो हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, और अगर मान लीजिए हो सकता है जन भावना ऐसी कि बृजमोहन अग्रवाल के ऊपर ही ऐसी पब्लिक की रोष हो जाए कि उन्होंने क्यों छोड़ा, फिर सांसद लड़ा, फिर विधायक लड़ा, हो सकता है उनके ऊपर रोष निकल जाए, तो जनता का तो आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक, तो पार्टी तो चुनाव लड़ेगी, चाहे बृजमोहन जी हो चाहे कोई भी। ठीक है। बलबीर जी थोड़ा सा बताइएगा, चूंकि समय की बाध्यता है, संक्षेप में। देखिए
जो स्थितियां बनी हुई है, एक बताया जा रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल का प्रभाव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पार्टी यहां से लगातार जीतती रही है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, इससे मना नहीं किया जा सकता। जो महत्वपूर्ण बात है, एक बात कही जा रही है, आपको लगता है कि वहां पर जो उम्मीदवार तय किया जाएगा, अभिमन्यु जी भी कह रहे थे कि अगर उनके पसंद का उम्मीदवार नहीं होता है, वो जिसे पसंद करते हैं, तो स्थितियां कुछ हो सकती हैं, अभिमन्यु जैसा कह रहे थे। तो क्या लगता है कि यहाँ पर जब उम्मीदवार उतारा जाएगा तो इसे पूरी तरह से ध्यान में रखा जाएगा कि वो बृजमोहन अग्रवाल के पसंद का हो, या फिर इसमें एक सवाल मैं और जोड़ता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा लगातार देखता आ रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से, जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली रही है वो व्यक्ति से निकलकर पार्टी संगठन तक पहुंचना चाहती है, और इसी को हम देखते हैं। यही देखते हुए पार्टी ने कुछ ऐसे चौंकाने वाले निर्णय किए हैं कि बड़े बड़े नाम जो थे किनारे करके नए चेहरे सामने लाए गए, नए लोगों को जिम्मेदारियां दी गई। दोनों में से क्या सधता हुआ देखते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूं कि उस वक्त जब ये लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो बृजमोहन अग्रवाल पार्टी की जरूरत थी, और ऐसे वक्त में उन्होंने जब बृजमोहन को कहा कि आपको चुनाव लड़ना है तो पार्टी की बात उन्होंने मानी और चुनाव लड़ा और अच्छे खासे वोटों से जीते, जैसे आप सबको पता है। इस बार भी आधे से ज्यादा क्या करीब करीब पूरी जिम्मेदारी बृजमोहन के ही रहेगी कि आपको चुनाव लड़वाना है। तो जैसे हमने बोला है, बताया है, लोगों को मालूम है कि बृजमोहन अग्रवाल जब चुनाव लड़वाते हैं या लड़ते हैं तो एक अलग ही रूप से चुनाव लड़ते हैं, और उनकी जो रणनीति होती है उसे कोई पार नहीं पा सकता है। तो अगर पार्टी बृजमोहन अग्रवाल के कंधों पर यह भार डालती है कि आपको प्रत्याशी हम देते हैं, भले बृजमोहन अग्रवाल की पसंद का हो या ना हो, ये सेकंड बात है, क्योंकि प्रत्याशी तो पार्टी का ही होगा। बृजमोहन अग्रवाल की पसंद का भी हो सकता है या पार्टी का प्रत्याशी हो सकता है। जब पार्टी का प्रत्याशी की बात आती तो भाजपा में सीधी सीधी एक गाइडलाइन है कि पार्टी का प्रत्याशी मतलब भाजपा का प्रत्याशी मतलब सबका प्रत्याशी, चाहे नेतृत्व उसके साथ इत्तेफाक रखे या ना रखे। तो इस कंडीशन में भी बृजमोहन अग्रवाल की बड़ी जिम्मेदारी बनेगी कि वो अपने क्षेत्र से भाजपा जिस उम्मीदवार को तय करती है उसे जिता कर लाए। तो कांग्रेस अगर ऐसा सोच रही है कि इस बार अवसर है, तो ये कांग्रेस की सोच है, और ठीक है कि बृजमोहन अग्रवाल के नहीं रहने से कुछ फर्क पड़ सकता है, ये उनकी सोच है। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि बृजमोहन अग्रवाल और ज्यादा मेहनत करके उसे पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए ज्यादा वोटों से जितवा के ले आए, क्योंकि बृजमोहन में एक क्वालिटी तो है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। कुल मिलाकर एक जिम्मेदारी, एक बोध होता है, जिम्मेदारी होती है, लेकिन फिर भी जैसी बातें हो रही हैं, कुछ बात है सर, राजनीति है, राजनीति कब किस करवट बैठती है, कभी कभी इसका अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य चर्चाओं में ये सारी बातें निकल कर आती हैं। लेकिन हम देखते हैं राजनीति में परिस्थितियां पल प्रतिपल बदलती रहती हैं, राजनीति के नए नए रंग सामने आते रहते हैं, तभी तो राजनीति के नए नए अध्याय भी लिखे जाते हैं। ठीक है, हम भी देखते हैं, नजरें गड़ी हुई है दक्षिण पर, उपचुनाव पर, प्रत्याशी कौन होता है, कौन किस पर बाजी मारता है। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए अगर अवसर है तो क्या वो अवसर को भुना पाती है, और यदि भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि उसका गढ़ है, बृजमोहन अग्रवाल यहाँ भी नैया पार लगा देंगे, तब क्या उनका प्रत्याशी जीतता है। कुल मिलाकर देखना होगा, रोचक विषय है, रोचक प्रसंग है। 1-1.25 महीने तक तो साहब छत्तीसगढ़ की राजनीति, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक दलों में तो यही पूरी कवायद चलेगी, हम भी देखेंगे। और अभी बीच में भी हो सकता है कुछ ऐसे विषय निकल कर आए दक्षिण को ही लेकर कि फिर हम आपके साथ बैठें, फिर एक बार चर्चा करें। तो आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, अमरजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिमन्यु जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बलवीर जी आप भी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा है, मैं बार बार कहता हूँ, हर चर्चा के दौरान ये बात कहता हूँ कि जब भी दक्षिण की बात होती है, उपचुनाव की बात होती है, जब तारीखों की घोषणा नहीं हुई थी तब भी हम देखते थे, जब ये विषय निकल कर आता था, बृजमोहन अग्रवाल हमेशा बने रहते थे उस परिदृश्य में, उस पूरे कहा जाता है कि पृष्ठभूमि में बृजमोहन अग्रवाल के बिना कोई चर्चा नहीं होती थी, क्योंकि वो अजेय रहे हैं यहाँ से और उन्होंने जीत के कीर्तिमान भी गढ़े हैं। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा आने वाले दिनों में, जब मतदान होगा, मतगणना होगी, परिणाम आएंगे, तब किसे ये गढ़ मिलता है। तो आज के चर्चा में इतना है, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर आप सभी मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।